So, hello class 8 students, welcoming you all back to your chapter Understanding Franchisee and your Indian Electoral System। और हमने लास्ट क्लास में इलेक्टोरल सिस्टम से रिलेटेड एक केस स्टडी भी देखी थी, जैसे हमने स्कूल रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन देखे थे, जिसमें मिस उषा आई गेस द क्लास टीचर बिकेम द इलेक्शन कमीशन काइंड ऑफ ऑफिसर उनकी बनी थी वो। एंड उन्होंने जो रोल इलेक्शन कमीशन का होता है इलेक्शन में, उन्होंने वो रोल प्ले किया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि रोल असली में इलेक्शन कमीशन का क्या होता है एंड स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या होता है। So let us study the role of Election Commission of India in this episode number 4। ये टॉपिक है थोड़ा बहुत बड़ा, तो इसलिए मे बी दिस वोंट बी कंप्लीटेड इन दिस सिंगल वीडियो। ऑलराइट, सो विल गो विद द फ्लो, जितना टाइम लगेगा बट अगर ज़्यादा लगेगा आई विल मेक इट इन द अदर वीडियो। ठीक है, सो वी हैव सीन द साइज एंड डाइवर्सिटी दैट नीड्स टू बी केप्ट इन द माइंड in the organization of the election process in India. In this section, we will look at the different types of election that the ECI organizes and oversees। मतलब कि इंडिया का इतना साइज है, इतना बड़ा इंडिया है, उसकी डाइवर्सिटी भी इतनी है, और इन इलेक्शन प्रोसेस करवाने में जो ऑर्गेनाइजेशन ये सब ऑर्गेनाइज करवा रही है उसको साइज एंड डाइवर्सिटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। और क्या क्या किस किस प्रकार के इलेक्शन होते हैं इंडिया में, वो और ईसीआई क्या क्या ऑर्गेनाइजर ओवरसी करती है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। Let us remember, India is a parliamentary democracy where at the national level citizens choose representatives for the Lok Sabha, the lower house of the parliament, and they focus on issues affecting the entire country. In addition, voters elect representatives from the constituency to legislative assemblies in the state and union territories where they are registered. These members focus primarily on regional issues. तो इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि पार्लियामेंट में यहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार जी चलती है। प्लस जो नेशनल लेवल में सिटीजन जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में चुनते हैं, फॉर लोकसभा के लिए चुनते हैं। ठीक है, सॉरी, जो कि लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का। ठीक है, और वो लोग एज इन वो सारी इश्यूज के बारे में, वो सारी दिक्कतों के बारे में फोकस करते हैं, चीज बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं जो पूरी कंट्री से रिलेटेड हो। प्लस जो वोटर्स हैं वो अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव अपने कॉन्स्टिट्यूटी से, अपने एरिया से, है ना, उधर से भी चुनते हैं। और वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज के जो होते हैं वो, वहाँ वो लोग रजिस्टर होते हैं। और ये लोग जो जाते हैं, जो रीजन की दिक्कतें होती हैं, उस रीजन में जो दिक्कतें हैं, उस रीजन की जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ के लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स है, उस पे वो सारा कुछ फोकस आउट होता है। राइट, सो वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इफ़ आई गो फॉरवर्ड, तो यहाँ पर बहुत और भी चीज़ें होती हैं जो कि आपका रीजनल चीज़ों के अंदर आता है, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में ना बहुत चीज़ें होती हैं कि आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइस। या तो एक चीज़ को बहुत चीज़ें, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन को बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। एंड एज इन उसको इलेक्ट करके वो सारी चीज़ें, मतलब वो रिप्रेजेंट करने को उसको बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। हर एक दिक्कतें, हर एक चीज़ें वो एज एन आपका जो लोकल बॉडी या लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी की होती है, वो होती है, हर एक स्टेट में होती है, जो उसका रीजन का, उसके इधर का सारा कुछ संभालते करती है। ऑलराइट, सॉरी फॉर द नॉइज वंस अगेन, जो बीच में आई होगी, आई एम सो सॉरी। दीज आर जस्ट टू ऑफ द इलेक्शंस दैट द ईसीआई मैनेजेस। मतलब ये दो इलेक्शंस जो होते हैं, यानी कि रीजनल इलेक्शंस एंड जो आपके ये वाले इलेक्शन, नेशनल लेवल इलेक्शन, जो कि लोकसभा के लिए होते हैं, ये दोनों इलेक्शन ईसीआई मैनेज आउट करता है। राइट, इसके अलावा व्हाट एल्स, तो व्हाट एल्स क्या है कि जो ईसीआई जो है, अगर हम उससे पहले जो हम जा रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस के उसमें, तो हमें जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया क्या है उसके बारे में बताना चाहिए। तो एक बार हम इलेक्शन कमीशन कैसे चलती है उसका देखते हैं कि हाउ दैट वर्क्स एंड एवरीथिंग ईसीआई का। तो वो देखते हैं कि कैसे ईसीआई भी एज एन वर्किंग करती है, इससे क्या होता है वो हम ओवरसी करते हैं। जैसे in our grade 6 we have read the direct election to gram panchayat and urban local bodies, the state election commission manages these। जो लोकल बॉडीज अर्बन उसके होते हैं, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, वो आपका ये सब काम करवाती है। राइट, पेज नंबर हो फ्रॉम चैप्टर, या तो यहाँ पर जो है, अगर मैं बात करूँ इधर में, तो कौन सी इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन कराती है वो देखते हैं। तो जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन करवाती है, जो कि आपके ऑफिसेज में होते हैं, लाइक ऑफिसेज ऑफ प्राइम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के उसमें होते हैं। ठीक है, means ECI conducts election to Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assembly and offices of the parliament and vice president, right?
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट these इलेक्शन कंडक्ट फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पीसफुल मैनर। तो मतलब इन सब का ईसीआई का करवाती है, रूल्स का ये सब होता है। विच इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, इन सब के इलेक्शन करवाती हैं। एंड जो बाकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं वो सबके। ठीक है, तो या आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, एज इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। So the Election Commission of India (ECI) is an independent constitutional body responsible for conducting free and fair election. It was established in 1950 and conducts election to Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assembly in India and offices of President, Vice President. तो यहाँ पे लिखा है कि जो ये इलेक्शन है ECI है, ये 1950 पे बनी थी और ये सारे इलेक्शन जो कि लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, है ना, इंडिया में, और जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस होते हैं उनके इलेक्शन करवाती है। और ये जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में, यानी कि आज़ाद भारत में, वो 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। ठीक है, ईसीआई बहुत क्रूशियल क्रूशियल चीज़ें करवाती है, जो कि क्या होती है कि सेटिंग इलेक्शन डेट्स, इलेक्शन की डेट सेट करती है, रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उन्हें रजिस्टर करवाती है, दिस इज द इन्फोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उनको इन्फोर्स, यानी कि उनको एज इन लेके आती है, ओवरसीइंग द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब कि सारा प्रोसेस जो हो रहा है इलेक्शन का, सारा इलेक्टोरल प्रोसेस को ओवरसीज करती है, उसकी देखभाल करती है। ये आपको दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस, ईसीआई का ऑफिस है यहाँ पे, राइट। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया की वो तीन पार्ट्स, काइंड ऑफ तीन जगहों पे, तीन लेवल पे काम करती है। सबसे बड़ा है स्टेट, नेशनल लेवल, देन स्टेट लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल। पहले अगर हम बात करें नेशनल लेवल की, तो नेशनल लेवल में CEC होता है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज इन काइंड ऑफ हेड। एंड उसके बाद में नीचे में से दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड नेक्स्ट इज टू इलेक्शन कमिश्नर्स, ऑलराइट। If I talk about this, तो स्टेट या यूटी लेवल, यानी कि यूनियन टेरिटरी लेवल में, इफ आई टॉक अबाउट, द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, ऑलराइट। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है। तो एज ए नेशनल लेवल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट लेवल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो ज़्यादा हेड हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, देन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड देन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। एंड अगर हम इलेक्शन की बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के अंडर में भी रिटर्निंग ऑफिसर आरओ जो होता है वो आपका इलेक्शंस करवाते हैं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन, यानी कि ऑफिसर जो कि सारी वोटर लिस्ट वगैरह मैनेज करते हैं, उसको हम ईआरओ भी कहते हैं, वो होता है। और मैं एक और बात बताना चलूँ कि ऑब्वियसली ये सीधा सीधा नहीं आते, एज इन इसकी हायरार्की चलती है, सबसे पहले में ये लोग आते हैं। ठीक है, देन ये आता है स्टेट, एंड देन पर्टिकुलर एरिया डिस्ट्रिक्ट का वो आता है थर्ड जगह पे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को डाला जाएगा, उसके ऊपर एक स्टेट की जाएगी, and फिर सारी स्टेट, मतलब एक स्टेट का चीफ इलेक्टोरल ऑफिस होगा, फिर वो पूरी स्टेट का नेशनल लेवल में ये सारे कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, टू इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, फिर हर एक स्टेट का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, फिर उसके अंदर जितना डिस्ट्रिक्ट उनका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, फिर उसके भी नीचे एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो इलेक्शन करवाता है, और एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है जो कि वोटर लिस्ट मैनेज करता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। कभी कभार पूछ सकते हैं आप लोगों से कि एटलीस्ट ये जो आपका पूरी ये फ्लो चार्ट कह लीजिए, स्ट्रक्चर कर लीजिए, वॉट एवर, ये बनाना आप लोग को अच्छे से आना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको ये हेल्प करता है बहुत चीज़ें समझाने में। एक्चुअली अगर आप आंसर वगैरह भी लिखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा जगह भी घेर लेता है ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें, एंड लोगों को भी देखने में अच्छा लगता है। प्लस एज एन सारी जो चीज़ें हैं अगर आप ऐसे तरीके से याद रखेंगे, देन मेमोराइजिंग इट लाइक कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो उससे अच्छा अगर ऐसे याद करेंगे तो इट इज़ बेटर, लाइक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ बेटर टू लर्न दिस वे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्टोरल प्रोसेसेस जो होते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस वो कैसे मैनेज होते हैं, तो ईसीआई कैसे मैनेज करती है, आइए देखते हैं। मैनेजिंग इलेक्शन इन इंडिया इज अ mammoth task, मतलब कि बहुत ही ऐसा hectic kind of task होता है। The ECI has been upgrading its capacity to keep pace with the needs of modern India in conducting free and fair election। तो जैसे इंडिया इंडिया बढ़ रहा है आगे, मॉडर्न हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, urbanization आ रहा है, उसके हिसाब से जो बहुत सारी चीजें बदल रही है, तो ईसीआई अपनी अपग्रेड करते रहता है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाता रहता है, जैसे कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है, उनके साथ वो स्टेप्स मैच कर सकते हैं, राइट। The electoral system is massive and needs to work efficiently. We take the example of Lok Sabha election to illustrate this. Note that election to the state assembly follows similar process. All elections take place at different times but with the same periodicity. So every year, several polls are conducted in various parts of the country based on when they are.
मतलब कि क्या, तो देखो जो इलेक्टोरल ऑफिस, इलेक्टोरल सिस्टम होता है ना, बहुत बड़ा होता है और वो एफिशिएंटली यानी कि बहुत अच्छे से काम भी करता है। जैसे अगर हम लोकसभा इलेक्शन की चीजें ले लें, वो ही अगर हम कर लें, उसमें भी ये सब होता है। प्लस जैसे जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, उसमें भी काइंड ऑफ सेम प्रोसेस प्रोसेस होता है। जो इलेक्शन होता है बहुत अलग अलग टाइम पे सारी जगह पे होता है, बट अलग अलग टाइम पे होता है। पर पीरियोडिसिटी यानी कि उसका जो टाइम होता है ना, वो सेम होता है। लाइक वो हर एक साल में कुछ कुछ पोल्स निकलते हैं, कंडक्ट करवाए जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के। जैसे जैसे वो ड्यू डेट्स होती है उनके इलेक्शन की, उस हिसाब से वहाँ पे डेट्स दी जाती है कि इस दिन इलेक्शन है या इस दिन इलेक्शन है, एज एन ऐसे। ऑलराइट। सो सबसे पहले जैसे चीजें हैं, जैसे फ्यू नंबर्स शोइंग द स्केल ऑफ 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो लोकसभा इलेक्शन के लिए कैसे कैसे हुआ था, तो देख सकते हैं 2024 में, है ना, लोकसभा इलेक्शन कैसे हुआ था। सो फर्स्ट इज अबाउट 980 मिलियन वोटर्स, यानी कि इतने सारे वोटर्स थे, 980 मिलियन वोटर, यू आर सीइंग दिस फिगर, राइट। एंड उसके बाद 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, यानी कि इतनी सीट्स थी, काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट एरिया आता है वो। एंड उसके ऊपर भी ओवर, मतलब कि 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन थे फॉर दिस मेनी पीपल, यानी कि एक पोलिंग स्टेशन में 980 लोग एटलीस्ट जा रहे हैं, राइट। अप्रोक्स अप्रोक्स, है ना, क्योंकि 980 मिलियन, तो 980 बाय 1, यानी कि एक मिलियन तो ऑब्वियसली है, बट समझ में आए हो कि फिगर अपने आप ही ऐसे मिलियन एंड मिलियन में गिवन है। सो इतने वोटर्स के लिए इतने 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन था, यानी कि एक वोटर के लिए ऑल अप्रॉक्स अप्रॉक्स 980, सॉरी एक स्टेशन की में 980 वोटर्स जा रहे हैं। सो जैसे हमने देखा है, numbers are very large and many people deployed to assess the whole process including teachers, यानी कि ये सारा वो जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है ना। प्लस बहुत सारे लोगों को डिप्लॉय किया जाता है पूरे प्रोसेस की देखभाल करने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए, इसकी हेल्प आउट करवाने के लिए पूरे लोगों को, बहुत लोगों को असिस्ट किया करवाया जाता है, बहुत लोग हेल्प करने के लिए बुलवाए जाते हैं। और जैसे कि टीचर्स को भी बुलाया जाता है, इंक्लूडिंग टीचर्स, जैसे जनगणना वगैरह भी होती है तो उसमें भी टीचर्स की ड्यूटी होती है। So identify teachers in your school vicinity who may have performed election duty, invite them to your class and share their experience. Okay. So जैसे जो टीचर्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, तो जैसे कि वो आपके पोलिंग स्टेशन प्रिपेयर करते हैं, वोटर्स की आइडेंटिटी देखते हैं, क्योंकि देखिए इलेक्शन जो होते हैं ना ज़्यादातर एज एन स्कूल वगैरह में ही होते हैं, तो काइंड ऑफ उनका भी काम बन जाता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए वोटर आइडेंटिटीज देखते हैं, ईवीएम मशीन को देखते हैं कि ऑपरेट कैसे हो रही है, लर्न और मेंटेन करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग या डिसेबल्ड वोटर्स होते हैं उनको देखते हैं, वोट्स में काउंटिंग वगैरह करते हैं, है ना। दे कुड लाइक इंश्योर कि अच्छे से इलेक्शन हो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो वो यही यहाँ पे लिखा था, टीचर्स हु परफॉर्म इलेक्शन ड्यूटी में शेयर एक्सपीरियंस सच एज प्रिपेयरिंग पोलिंग स्टेशन, चेकिंग वोटर आइडेंटिटीज। ये सारा जो जनरल इलेक्शन होता है उनका जो मेन इंपॉर्टेंस होता है कि जो ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना इलेक्शन के वक्त, वो निभाई जाए। तो अगर आपके यहाँ पर से आपके स्कूल में से कोई टीचर ने एज इसमें पार्ट लिया, तो यू कैन आस्क देम, है ना। विसिनिटी मीन आपके कोई जान पहचान टीचर है, एज एन नॉट योर टीचर बट एज एन जान पहचान में कोई फैमिली में कोई, एज एन नेबरहुड में कोई, फ्रेंड्स में कोई टीचर, तो यू कैन आस्क देम एज वेल कि अगर उन्होंने कोई ऐसे सच कोई इलेक्शन ड्यूटी निभा रखी है कि नहीं। ओके। 84 of the Lok Sabha constituencies are reserved for the person from the scheduled caste, while 47 are reserved for the scheduled tribes, यानी कि 412 जनरल है, उसमें से 84 एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एंड 47 शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए रखाई गई होती है। तो दिस इज डोंट मिस आउट, एंड इसको भूल के भी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा लोकसभा सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए इतना रिजर्वेशन क्यों करवाया जाता है, तो हमको देखते हैं। तो जो सीट्स होती है ना, याजन ने पुराने टाइम के देख के कि उनको जो कम्युनिटी थी, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की, शेड्यूल कास्ट की, उनके साथ पुराने ज़माने में हिस्टोरिकली, एज इन पिछले हफ्ते, मतलब पिछले हफ्ते तो नहीं, एज इन पुराने टाइम पे बहुत ही इनजस्टिस होता था। उनको वोटिंग करने को, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था, और कुछ नहीं होता था, मतलब वोटिंग के उनको कोई काम नहीं मिलता था। तो ऐसे में उनकी भी आवाज़ सुनने के लिए, उनका भी एज इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होने के लिए, फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होने के लिए उनको रिजर्वेशन दी गई, और जिससे कि जो पार्टिसिपेशन है वो एज इन उनको ही कर रखा जाए, है ना। और लाइक जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं,
वो एज एन उनके लिए भी काम कर पाएगी, क्योंकि उनको उनकी इश्यूज पता चलेंगे अगर उनके कम्युनिटी से काइंड ऑफ एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो एक काइंड ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस और एक डेमोक्रेसी की तरफ एक स्टेप है, वो यहाँ पर लिखा है दैट सीट्स आर reserved for scheduled castes and scheduled tribes to ensure that these historical disadvantaged communities receive fair political representation. Reservation gives them an opportunity to participate in lawmaking and raise issues affecting their community. This promotes equality, social justice, and inclusive democracy. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वो एज एन शोकेस करता है, एज एन प्रमोशन करता है। तो नाउ लेट अस सी कि पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे होता है इसका, यानी कि आपका लोकसभा का प्रोसेस कैसे होता है, लोकसभा का, स्टेट असेंबली का दिन, इलेक्शन प्रोसेस, वोटिंग प्रोसेस, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका दिन उसमें पूरा दिन गिवन है। ठीक है, तो देख लेते हैं, लेट अस सी। तो द प्रोसेस ऑफ वोटिंग फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज क्या होता है। पहले जो पोलिंग ऑफिसर है वो आपका वोटर लिस्ट में नाम देखते हैं, आपसे एक आईडी प्रूफ मांगते हैं कि आप यहाँ पे ये सिटीजन है, काइंड ऑफ, मतलब टू चेक, नॉट टू चेक कि आप यहाँ पे सिटीजन है, टू चेक कि आपका जो आधार कार्ड वगैरह, जो वोटर आईडी आईडी कार्ड है, वो सब यहाँ का ही है कि नहीं, है ना। तो दैट इज इट, ताकि वो वोटर लिस्ट से आपका सारी चीजें मिला। सेकंड चीज, पोलिंग ऑफिसर, वो आपको इंक फिंगर करते हैं, यानी कि वो आपको फिंगर जो है उस पर एज एन इंक लगाते हैं एंड आपको चिट देते हैं एंड वहाँ पे आपका सिग्नेचर लेते हैं किसी भी, तो कि भैया आपने चिट ली है। थर्ड, पोलिंग ऑफिसर क्या करता है, चिट लेता है एंड चेक फिंगर करता है, फिंगर चिट ले लेता है और फिंगर देखता है आपकी कि वो लगा है कि नहीं, एंड नोटा जो है, नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल वहाँ पे। ठीक है, देन फोर्थ होता है प्रेस बटन टू वोट ऑन ईवीएम, यानी कि ईवीएम होता है, आपको इसमें बीप साउंड सुनेगा जब आप प्रेस करेंगे बटन, जैसे पार्टीज का ऐसा लिखा होता है, और इसमें जब आप प्रेस करते हो तो आपका वो होता है कि आपने वोट दिया, वैसे तो उसकी वो ये बीप होती है। एंड ऑल्सो चेक द प्रिंटेड स्लिप इन WP80, वो आप प्रिंटेड स्लिप भी देख सकते हो वहाँ पर से जो होती आती है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ आपका इलेक्शन मैनेजर हो रहा है, राइट। एंड ये देखिए कौन, श्याम सरन नेगी, स्कूल टीचर इन हिमाचल प्रदेश, was the first voter in India general election of 1951 and here in 2017 he cast his vote at the age of 100, यानी कि 100 इयर्स के 1917 में उनका बर्थ हुआ था, और वो 100 साल के हैं, और वो यहाँ पर वो वोट करने आए और वो पहले वोटर से थे, और उन्होंने लेटेस्ट जो 2017 में वोट करा, राइट। सो दिस इज मेमोरेबल काइंड ऑफ फोटो व्हिच इज लाइक हिस्टोरिकल काइंड ऑफ इन दिस सेंस आई गेस, क्योंकि आपका पूरा जन वो दिखा रहा है कि फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया जनरल इलेक्शन जो कि 1951 में हुआ था, और अभी वो इज वोटिंग। वैसे 2017 में थोड़ा पुराना हो गया, ऑलमोस्ट 9 years, है ना। 2026 is right now, और वो भी हाफ आधा बीत चुका है, so yeah. And guys, we'll do the other part, I guess, in our next part, in our next episode. Alright, आज के लिए let's wrap up. Alright, आज के लिए इतना ही। From the next we'll start from next explore and then we'll see the code of conduct का model। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि मैनेजिंग इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या उनके क्रूशियल टास्क होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, ये हमने करा आज। So this was all about your episode number 4 and we'll meet you very soon, very next chapter. Sorry, in the very next episode of this chapter. So guys, bye bye and we'll meet you very soon। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ।